अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ शंकु चाल की लास्ट एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप जमशेद सीरीज़ के एक और नावल नाटाब की एपिसोड नंबर 1 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 1 की तरफ। ये 50,000 रुपये वसूल फरमाएं, अजनबी ने संजीदा तरीन लहजे में कहा। क्या मतलब, कैसे 50,000 रुपये? फरकान भाई बुरी तरह उछला, आंखों में हैरत दौड़ गई। क्या मैंने किसी गलत दरवाजे पर दस्तक दी है? आप फरकान साहब नहीं हैं? मैं 100% फरकान हूँ। तब फिर ये 50,000 रुपये वसूल करें और मुझे रसीद लिख दें। ओहो, कुछ पता तो चले, ये कैसे 50,000 रुपये हैं? मैं तो किसी ऐसे महकमे में मुलाजिम भी नहीं हूँ जहाँ कोई अपना काम करवाने के लिए मुझे 50,000 देगा। ओहो, ये रिश्वत के पैसे नहीं हैं, शानी साहब ने भेजे हैं। उन्होंने आपका पता बताया था और मुझे हदायत दी थी कि यह 50,000 रुपये मैं आप तक पहुंचा दूं। शानी साहब, यह कौन है? मैं इस नाम के किसी आदमी को कतन नहीं जानता। देखिए, मेरा वक्त न ज़ाया कीजिए, ये 50,000 लेकर रसीद लिख दीजिए, फिर आप जाने, शानी साहब जाने। मैं किसी शानी को नहीं जानता और ना मैं ये 50,000 वसूल करूँगा। इसमें ज़रूर कोई चक्कर है और मैं किसी चक्कर में फंसना बिल्कुल पसंद नहीं करता। आज तक मैंने जो ज़िंदगी गुजारी है उसके बारे में आसपास के मालेदार सब अच्छी तरह जानते हैं। सब लोग मुझे एक सीधा साधा ईमानदार आदमी जानते हैं और है भी यही बात। अब मैं किसी शानी साहब के 50,000 रुपये किस तरह वसूल कर लूँ? अगर आपने ये वसूल नहीं किए तो वो मुझे जान से मार डालेगा, अजनबी ने पहली बार खौफज़दा लहजे में कहा। क्या मतलब, वो आपको जान से मार डालेगा? आखिर क्यों? उसने कहा था अगर मैंने उसकी हदायत के मुताबिक 50,000 रुपये आप तक ना पहुँचाए तो वो मुझे जान से मार डालेगा। और सच यही है। क्या सच यही है? आप क्यों मुझे उलझनों में मुब्तला कर रहे हैं? मैं क्यों ऐसा करने लगा? उसने जल्ला कर कहा। मैं कह चुका हूँ, मैं शानी नाम के आदमी को नहीं जानता। आप जानते हैं या नहीं? यह रुपये वसूल कर लें, मैं तो बस इतना जानता हूँ। हरगिज़ नहीं। इसका मतलब है आप चाहते हैं वो मुझे जान से मार डाले? वो भला ऐसा क्यों करने लगा? इन अल्फाज के साथ ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन उसने दरवाज़ा ना खोला। उसकी बीवी परेशान नज़रों से कभी उसकी तरफ और कभी दरवाजे की तरफ देखती रही। यह कोई पागल तो नहीं? बीवी बोली। उसने ये सारी बातचीत सुन ली थी। वो भी इसी जैसी ईमानदार औरत थी। उनके कोई बच्चा भी नहीं था, बस दो मियाँ बीवी थे और तनख्वाह में उनका गुजारा आसानी से हो जाता था। ज़्यादा के लालच में वो आज तक पड़े नहीं थे। पागल ही लगता है, चला जाएगा खुद ही थक कर। और फिर वो वाकई थक कर चला गया। दूसरे दिन वो दफ्तर जाने से पहले नाश्ता कर रहा था। नाश्ते के साथ अखबार की सुर्खियां देखना उसका मामूल था। अचानक एक खबर के साथ शाया होने वाली तस्वीर पर उसकी नज़र पड़ी। वो बहुत ज़ोर से उछला, उसकी आंखों में खौफ दौड़ गया, बदन पर कपकपी तारी हो गई। नहीं, नहीं, वो चला उठा। को क्या हुआ? बीवी दौड़ी आई। ये देखो, उसकी लाश मिली है। क्या मतलब, किसकी लाश मिली है? आप तो हद दर्जे घबरा गए। खुद पर काबू रखें। किसी लाश से भला हमारा क्या ताल्लुक? बीवी ने जल्दी जल्दी कहा। ओ हाँ, वाकई मुझे इस हद तक घबराना नहीं चाहिए था। यह देखो, उस आदमी की लाश जो कल मुझे 50,000 रुपये देने आया था। अरे बाप रे, ये इसकी लाश है? हाँ, ये 100% वही है। मैं पहचानने में गलती नहीं करता। जिसे एक बार देख लेता हूँ, हज़ार के मजमा में भी उसे पहचान लेता हूँ। ओह हाँ, मैं जानती हूँ। फिर दोनों जल्दी जल्दी खबर पढ़ने लगे। लिखा था, नेशनल पार्क में एक नामालूम आदमी की लाश पाई गई।
किसी ने पिस्तौल का वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। गोली उसकी पेशानी में लगी। पुलिस तफ्तीश कर रही है। अभी तक उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। खबर पढ़कर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब हम क्या करें? बीवी बोली। हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है? उसने कहा। पुलिस इसके बारे में मालूमात हासिल कर रही है, लिहाजा आपको जाकर उन्हें बता देना चाहिए। इस तरह पुलिस मुझ पर शक करेगी। वो बिला वजह शक नहीं करेगी। हम तो पुलिस की मदद करना चाहते हैं, और फिर अगर हम इस मौके पर खामोश रहे और बाद में पुलिस हमारी तरफ आई तो वो ज़रूर शक करेगी। बीवी ने जल्दी जल्दी कहा। मेरा ख्याल है आपका मशवरा दुरुस्त है और मेरा ख्याल गलत है। वो मुस्कराया। तो फिर जाएं और उन्हें बता दें कि ये शख्स कल हमारे पास आया था। अरे हाँ, इस खबर में यह नहीं लिखा कि इसके पास से 50,000 रुपये भी मिले हैं। पता नहीं जब उसे गोली मारी गई वो 50,000 उसके पास थे या नहीं। कुछ भी हो, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। हो सकता है कल कुछ गुजरने वालों ने उसे हमारे दरवाजे पर आपके साथ खड़ा देखो हो। आप दोनों बातें भी तेज तेज लहजे में कर रहे थे, और कोई जाकर पुलिस को बता दे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इस सूरत में पुलिस ज़रूर आप पर शक करेगी। मैं पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा, दफ्तर बाद में। दफ्तर फ़ोन कर देता हूँ कि मैं ज़रा लेट पहुँचूँगा। बिल्कुल ठीक, बीवी मुस्कराई। उनके घर में फ़ोन भी नहीं था। बाहर से उसने अपने दफ्तर फ़ोन किया और फिर नेशनल पार्क के पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां एक सख्त नकूश वाला पुलिस ऑफिसर बैठा था। उसकी मूंछें बड़ी बड़ी और खौफनाक थीं। वो जल्दी जल्दी अखबार पढ़ रहा था, जैसे उसकी गाड़ी छूटने वाली हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, उसने दबी आवाज़ में कहा। वालेकुम। कौन कौन हैं आप? जी, मेरा नाम फरकान भाई है। अच्छा, तो फिर? ये मैंने अखबार में ख़बर पढ़ी, लाश की तस्वीर देखी, तो मैंने ये अपना फ़र्ज़ जाना कि आपको इसके बारे में बता दूं। ओह, आप इसके बारे में जानते हैं? यह तो बहुत अच्छी बात है। हम तो अब तक इसका नाम तक नहीं जान सके। आपका शुक्रिया। आप पहले आदमी हैं जो इसके बारे में कुछ बताने आए हैं। तशरीफ़ रखिए। उसके चेहरे से सारी सख्ती यकदम गायब हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, यह कहकर वो बैठ गया। मैं महकमे शुमारियात में। आप लाश के बारे में बताएं। उसने मुंह बनाया। सख्ती वापस आती नज़र आई। इसके बारे में बताने से पहले मेरे लिए ये ज़रूरी है कि एक दो जुमले अपने बारे में भी कह दूं, वरना बात समझ में नहीं आएगी। उसने जल्दी जल्दी कहा। आपका मतलब है मैं ना समझूं? उसने आंखें निकाली। जज नहीं, आपकी वर्दी, आपका नाम मैं पढ़ चुका हूँ। दानिश बैग, उसने घबरा कर कहा। चलिए जल्दी बताएं। मैं महकमे शुमारियात में मुलाजिम हूँ, बतौर क्लर्क। राजा टाउन के 2 कमरों वाले एक मकान में रहता हूँ। ये मकान मेरा आबाई मकान है। कल शाम। आप अपने बारे में काफ़ी बता चुके हैं, अब लाश की बात करें। दानिश बैग ने जल बुन कर कहा। जी हाँ, क्यों नहीं, कल शाम मैंने कहा है लाश के बारे में। जी हाँ, वही बताने जा रहा हूँ। कल शाम उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। क्या कहा? लाश ने? वो उछल पड़ा। जी नहीं, उस वक्त तो ये जिंदा था। ओह, खुदा का शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। दानिश बैग ने सुकून का सांस लिया। मैंने दरवाज़ा खोला। ये बाहर खड़ा नज़र आया। इसके हाथ में 50,000 रुपये के नोट थे। को क्या क्या कहा? आप जाइए, अपना काम कीजिए। बेपर की उड़ाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आप पुलिस से इनाम हासिल करने के लिए कोई झूठी कहानी गढ़ लाए हैं। गोया आप यह भी नहीं सुनना चाहते हैं कि मैं क्या बताने के लिए आया हूँ? नहीं, हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि लोगों की फर्जी कहानियाँ सुनें। आपकी मर्ज़ी। मैं आपको इसके बारे में बताने आ गया था और अपना फ़र्ज़ जान कर आया था। आप नहीं जानना चाहते ना? सही। हाँ हाँ, नहीं जानना चाहते। चलते फिरते नज़र आओ, और अगर फिर इस तरफ नज़र आए तो पकड़ कर बंद कर दूँगा। वह बहुत बेहतर। उसने मुंह बनाया और बाहर की तरफ चल पड़ा। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो दफ्तर पहुंचा। उसके ऑफिसर ने उसे हैरान होकर उससे पूछा, सारी ज़िंदगी में पहली बार आपने छुट्टी ली, वो भी सिर्फ 1 घंटे की? अगर कोई काम था तो पूरे दिन की छुट्टी ले लेते। जी नहीं, काम अगर 1 घंटे का था तो छुट्टी भी 1 घंटे की ली। वो मुस्कराया। काम क्या था?
ذرا पुलिस स्टेशन तक गया था सर। अरे बाप रे, पुलिस स्टेशन? इसका ऑफिसर चूंक उठा। जी हाँ, एक अजीब और पुरस्कार मामला है। मुझे भी बताएं, क्या मामला है? बैठ जाएं। वो उसके सामने बैठ गया और सारी कहानी सुना दी। ऑफिसर की हैरत का क्या पूछना। फिर उसने अखबार में खबर पढ़ी और उस पुलिस ऑफिसर ने आपकी कहानी सुनी तक नहीं। जी नहीं। यूं ही मैंने ये कहा, जब ये मेरे घर के दरवाजे पर आया तो उसके हाथ में 50,000 के नोट थे। उसने आगे की बात सुनने से इनकार कर दिया। ओह, मैं समझ गया। और आप क्या समझ गए सर? उसने हैरान होकर कहा। वो 50,000 रुपये उसकी जेब में हैं। आपका मतलब है ऑफिसर की जेब में? उसने हैरान होकर कहा। हाँ, और उसकी कोशिश ये है कि इस लाश का कोई पहचानने वाला तक ना हो। लेकिन भाई, आपकी कहानी बहुत ज़्यादा अजीब है। अब मैं क्या करूं सर? उसने कहा। सब्र करें, और क्या कर सकते हैं। जब कोई बात सामने आएगी तो हम कह सकते हैं कि आप तो पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने बात तक ना सुनी। बहुत बेहतर सर, मैं वही करूँगा जो आप फरमाएंगे। यह कहते हुए वो उठ गया। शाम को दफ्तर से घर पहुँचा, बीवी को सारी बात बताई तो वो भी हैरान हुए बगैर ना रह सकी। आखिर उसने कहा, चलिए खैर, हमारे सर से तो बला टली, अब कोई हमें इल्ज़ाम तो नहीं दे सकता ना कि आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों ना की वगैरह। मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर ये चक्कर क्या था? उसे किसने हलाक कर दिया और क्यों? और वो नामालूम आदमी कौन है जिसने उसे मेरे पास भेजा था? ये बातें उलझन में मुब्तला कर रही हैं। मेरा ख्याल है हमें बिला वजह उलझन में मुब्तला नहीं होना चाहिए। वो दोनों आपस में इस उलझन के बारे में बातचीत करने लगे। ऐन उस लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। दोनों ने चूं कर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उठकर दरवाजे पर आ गया। उसने एक नज़र मुड़कर बीवी पर डाली और फिर दरवाज़ा खोल दिया। जो ही उसने दरवाज़ा खोला, एक साहब वहाँ खड़े नज़र आए। उसे देखकर वो परेशान सा हो गया। उसके हाथों में नोटों की एक गड्डी थी। आपका नाम फरकान भाई है? जज, जी हाँ, फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये 1,00,000 रुपये वसूल फरमाएँ और उनकी मुझे रसीद लिख दें। तो क्या मतलब? वो बहुत ज़ोर से उछला, आंखों में खौफ दौड़ गया। ये 1,00,000 रुपये ले लें और रसीद लिख दें कि वसूल पाए। मैं क्यों ले लूँ? मेरा इनसे क्या ताल्लुक़? ये तो मुझे मालूम नहीं। इस नामालूम आदमी की अदायात यही हैं। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। मैं इस नामालूम आदमी को नहीं जानता। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। इसके बावजूद इसकी हदायत ये हैं कि मैं ये 1,00,000 रुपये आपको दे दूं। अगर मैं नहीं दूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। एक रोज़ पहले ऐसा हो चुका है ना? उसने लरजती आवाज़ में कहा। उफ मालक, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? उसने चीख कर कहा। मैंने पूछा है, एक रोज़ पहले ऐसा हो चुका है ना? हाँ, हो चुका है, उसने डरी डरी आवाज़ में कहा। तो क्या आप चाहते हैं मेरी लाश भी कहीं पड़ी मिले? नहीं, मैं भला ऐसा क्यों चाहने लगा? लेकिन आप खुद सोचें, मैं इन 1,00,000 रुपये का क्या करूँगा? मेरा इनसे क्या ताल्लुक़ है? और फिर पुलिस का इत्मीनान किस तरह कराऊँगा मैं? ये मेरा मसला नहीं। मैं तो बस एक बात जानता हूँ, और वो ये कि अगर आप ये रकम मुझसे वसूल नहीं करेंगे तो वो मुझे जान से मार डालेगा। वो कौन है? मैं नहीं जानता, उसने फ़ौरन कहा। आपको उसने 1,00,000 रुपये किस तरह दिए हैं? ये मैं बता नहीं सकता। हद हो गई। अच्छा ठहरें, मैं पहले अपने दफ्तर के ऑफिसर से बात कर लूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं, ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। और आप कह रहे हैं मेरे पास इतना वक्त नहीं है? यह क्या बात हुई? अच्छा, जो करना है जल्दी करें। मेरे घर में आपको बैठाने की जगह नहीं है। आपको यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, या फिर आप 10-15 मिनट बाद आएँ। नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ। अच्छी बात है, उसने कहा और फ़ौरन पब्लिक फ़ोन बूथ की तरफ लपका। अपने दफ्तर के नंबर मिलाए, ऑफिसर को सारी बात बताई तो वो भी धक से रह गया। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है? मैं कुछ नहीं जानता सर। मेरी जान इस मामले से छुड़ाएं किसी भी तरह। मैं क्या करूं? अच्छा ठहरो, मैं पुलिस ऑफिसर से बात करता हूं। हो सकता है वो इस मामले को अपने हाथ में ले ले।
جو کرنا ہے جلدی کریں سر۔ ایک تو مشکل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں فون نہیں ہے۔ اچھا، میں خود آ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ اور وہ وہاں سے نکل کر دروازے پر آ گیا۔ کیا رہا؟ اجنبی نے فوراً پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ میرے آفیسر آ رہے ہیں، وہ شاید پولیس کو بھی ساتھ لائیں گے۔ تو کیا کہا؟ پولیس؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ اوہ مالک، اس طرح تو میں پولیس کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ پولیس مجھ سے ہزار سوالات پوچھے گی، میں کس بات کا جواب دوں گا؟ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں کیا کروں؟ میں تو خود عجیب و غریب مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اس میں پھنسنے والی کوئی بات نہیں، آپ بس یہ 1 لاکھ لے لیں اور رسید لکھ دیں۔ آپ کا کیا جاتا ہے؟ اس طرح آپ کو تو مفت میں 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ نہیں، میں وہ چیز کس طرح لے لوں جو میری ہے نہیں؟ پھر اس کی حفاظت کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ میں اس رقم کو کہاں رکھوں گا؟ میرا تو کسی بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ یہ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں، اس نے مجھے حکم دیا کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو دے دوں اور رسید لے لوں۔ اگر میں نہیں دیتا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر ایسا ہوا؟ مجھے یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن 1 لاکھ روپے وصول کر کے میں کس مصیبت میں گرنے والا ہوں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ اب بس میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، پولیس آتی ہوگی۔ اچھا، تم مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہے ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ میرے الفاظ زندگی بھر تمہارا پیچھا کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ لگا دوڑنے۔ نہیں نہیں، رک جاؤ، اس طرح نہ جاؤ، ہم مل کر کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ میرے آفیسر اور پولیس ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ اس کے یہ الفاظ ہوا میں منتشر ہو کر رہ گئے، کیونکہ وہ کب رکا تھا؟ وہ تو اب تک اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت چونکا جب اس نے گاڑی کا ہارن سنا، اس نے دیکھا ان کے آفیسر اپنی کار میں سے اتر رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہی پولیس آفیسر بھی تھا جس سے کل اس نے ملاقات کی تھی اور جس نے اس کی بات تک سننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر پولیس آفیسر کا منہ بن گیا۔ یہ تو وہی ہے اختر رضوانی صاحب، آپ مجھے اس کے پاس لائے ہیں؟ دانش بیگ کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں دانش بیگ صاحب، میں آپ کو اس کے پاس لایا ہوں۔ آخر کیوں؟ میرے پاس بیکار لوگوں کی بیکار باتیں سننے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں آپ کی ساری بات نہ بتا سکا۔ اور راستے میں یعنی گاڑی چلاتے ہوئے کسی سے کوئی بات ہرگز میں کرتا نہیں، کیونکہ میرا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور اس طرح مجھے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اختر رضوانی صاحب نے جلدی کہا۔ آپ رہنے دیں، میں بتا دیتا ہوں ساری بات۔ یہ صاحب کل پولیس اسٹیشن آئے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ اخبار میں جس شخص کی لاش ملنے کی خبر شائع ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ کچھ بتانا چاہتے تھے۔ تب پھر آپ نے کیوں ان کی بات نہیں سنی؟ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب یہ شخص ان سے ملا تو اس کے پاس 50,000 روپے تھے۔ اب آپ خود بتائیں، آفیسر تو مجھ سے 50,000 مانگتے یا نہیں؟ میں انہیں کہاں سے دیتا 50,000؟ کیونکہ اس لاش کی جیبوں میں 50,000 تو کیا 50 روپے بھی نہیں تھے۔ آپ یہی کچھ لکھ کر اپنے آفیسر کو دے سکتے تھے۔ اختر رضوانی نے منہ بنایا۔ آپ نہیں جانتے، ہمارے آفیسر ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ جب 50,000 والی بات ان تک پہنچتی تو وہ کہتے 50,000 ہم نے غائب کیے ہیں۔ اچھا خیر، اس بات کو چھوڑیں اور اب اس بات کی طرف آئیں۔ اب کیا ہے؟ آج پھر یہاں ایک شخص آیا تھا، کل کی طرح۔ کل والا تو 50,000 لے کر آیا تھا، آج والا 1 لاکھ روپے لے کر آیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ دانش بیگ چلا اٹھا۔ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ فرقان حمید کے گھر میں تو بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں شاید۔ کیوں فرقان بھائی؟ جی ہاں، صرف 2 کمروں کا مکان ہے، ایک میں گھر کا سارا سامان اور دوسرے میں ہم خود رہتے ہیں، اس نے کہا۔ ہم کار میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ چلیے صاحب، دانش بیگ نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب فرقان بھائی نے پہلے تو کل والی ساری بات بتائی اور پھر آج آنے والے اجنبی کے بارے میں بتایا۔ اور وہ کہاں ہے؟ جوں ہی اسے پتہ چلا کہ میرے آفیسر پولیس کے ساتھ جہاں آ رہے ہیں وہ بھاگ نکلا۔ یہ اچھا نہیں ہوا، دانش بیگ نے کہا۔ لیکن جناب، اس میں میرا کیا قصور؟
ہوں خیر یہ چکر اپنی سمجھ میں تو آیا نہیں۔ اب اگر کوئی ایسا آدمی آئے تو آپ ہمیں فوراً اطلاع کریں۔ یہی تو مشکل ہے، میں اطلاع کس طرح کروں گا؟ میرے گھر میں تو فون بھی نہیں ہے۔ آپ خود تو اجنبی کو دروازے پر روکیں اور اپنی بیگم کے ذریعے مجھے فون کروائیں۔ وہ گھر سے نکل کر کسی ساتھ والے گھر سے مجھے فون کر سکتی ہیں، یہ نمبر ہے میرا۔ چلیے خیر ہم ایسا کر لیں گے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ جب تک ایسا آدمی زندہ ہمارے ہاتھ نہیں لگ جاتا اس وقت تک کوئی بات معلوم نہیں ہوگی۔